अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2 कच्छ की सैर। इससे पहले हम 2 बार कच्छ की सैर इकाई देख चुके हैं। एक बार हमने शब्दार्थ, नए शब्द और पूर्ण की थी। आज हम उसका कुछ आगे स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पे जो शब्द मुद्दे दिए गए हैं उसके संबंध में हमें उसके बारे में कुछ 4-5 वाक्य लिखने हैं। सबसे पहले है मरुभूमि, जिसे हम रेगिस्तान भी कह सकते हैं। तो हमें रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि के बारे में कुछ लिखकर कुछ बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। सबसे पहले मरुभूमि या रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो जिस जगह सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे, दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई दे, ऐसी जमीन को, वैसी पृथ्वी को हम रेगिस्तान या मरुभूमि कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। आप सभी को पता है कि रेगिस्तान यानी रण प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है और हम वहाँ पे हमेशा ही पानी की तकलीफ रहती है, यानी कि वहाँ पानी बहुत ही कम मिलता है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है, क्योंकि रेगिस्तान होने के कारण वहाँ पे पानी की बहुत ही तकलीफ रहती है। लोग दूर दूर तक जाकर पानी लेके आते हैं। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है, यानी रेगिस्तान के कुछ कुछ हिस्सों में कहीं कहीं दूर मरु उद्यान कहते हैं। यानी मरुभूमि में जिस जगह से पानी निकलता है उस जगह को मरु उद्यान कहते हैं। मरु उद्यान के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं। मरुभूमि के लोग यानी रेगिस्तान में ज़्यादातर लोग ऊंट का इस्तेमाल करते हैं प्रवास के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में आसानी से चल फिर सकता है। इसीलिए लोग वहाँ पे ऊंट पे मुसाफरी करते हैं, प्रवास करते हैं। इसीलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किसे? ऊंट को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब हम दूसरा देखेंगे, कच्छ के 3 बड़े शहर। कच्छ में जो 3 बड़े शहर आए हैं हमें उसके बारे में लिखना है। मांडवी, भुज और मुंद्रा, यह कच्छ के 3 बड़े शहर है। कच्छ के 3 बड़े शहर कौन से हैं? मांडवी, भुज और मुंद्रा। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। यानी कि मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है, वो एक प्राचीन नगर है। वहाँ देखने लायक क्या है? राजमहल, पवन चक्कियाँ और समुद्र तट। समुद्र तट होने के कारण ही यह एक बंदरगाह है। भुज हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर, यानी हमीरसर क्या है? एक तालाब है। भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। यानी कि भुज में देखने लायक क्या क्या है? आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब और भुजिया पहाड़। अब हम आखिरी देखते हैं मुंद्रा।
मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं, यानी मुंद्रा में कई तरह के उद्योग कारखाने आए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी बड़ी कई प्राचीन पुरानी देखने लायक इमारतें हैं। यह जो हम अभी देख रहे हैं, यह आपको आपकी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3 बार लिखना है। अभी हमने 2 देखे, अब हम आगे तीसरा देखेंगे। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल, यानी कच्छ में कौन कौन से धार्मिक स्थल आए हैं, जिसकी हम जानकारी देखेंगे, जो आपको आपकी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखना है। कैसे? जोड़ने का ध्यान रखते हुए। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर यह कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। यानी कच्छ में कितने धार्मिक स्थल आए हैं? भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत और हाजीपीर की दरगाह। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय यानी भद्रेश्वर क्या है? भद्रेश्वर एक जैन यात्रा धाम है जो संगमरमर से 2500 वर्ष पुराना जिनालय है। जिनालय यानी जैनों का यात्रा धाम, जो भूकंप के कारण खंडित हो गया था, जिसे आज आधुनिक ढंग से फिर से बनाया जा रहा है। अब हम देखेंगे नारायण सरोवर। नारायण सरोवर पौराणिक यात्रा धार्मिक स्थान है, यानी पुराणों का बहुत ही पुराना एक यात्रा धाम है। यह रामायण काल का माना जाता है, यानी रामायण काल के वक्त का ये नारायण सरोवर है। लखपत, लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। लखपत क्या है? जहाँ पे सिखों का गुरुद्वारा है। और आखिर में हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है, यानी कि हाजीपीर मुसलमानों का एक पवित्र मज़ार यानी दरगाह है। अब हम देखेंगे कच्छ के ऐतिहासिक स्थल, यानी कच्छ में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है। सामखियाली से उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। आगे लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यहाँ एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। यह चारों चार आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में लिखना है। संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग, यही सभी शब्दों को हमें शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा अ से अभिवादन, फिर अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और आखिर में हमदर्द। यह शब्दकोश भी आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है। दिए गए प्रशासकीय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ प्रशासकीय शब्द दिए गए हैं, जिसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। सबसे पहले है प्रभाग। प्रभाग का वाक्य प्रयोग है, फिल्म प्रभाग आज बंद था। वरिष्ठ, वरिष्ठ का वाक्य प्रयोग है, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का वाक्य प्रयोग है, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव, सचिव का वाक्य प्रयोग है,
मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। यह प्रशासकीय शब्द भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। हमें दिए गए मुद्दों पर से उसके बाद संबंध में लिखना था, वह 4 एक बार लिखना है, शब्दकोश भी 1 बार लिखना है, और यह प्रशासकीय शब्द खेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे जो एक परिच्छेद यानी कि फकरा दिया गया है वह गुजराती में है, हमें इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए सूरजदादा વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પક્ષીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदाई ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसले की ओर उड़ रही है। ભેંસોનું ખાંડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર તરફ ઘર ભણી વળી રહ્યા છે, यानी कि घर तरफ જઈ રહ્યા છે। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। उस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। यानी એટલે કે વરસાદના છાંટાથી લોકોને મજા આવી રહી હતી। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાતા અનુભવવા લાગ્યા। यह अनुवाद भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में अपनी हिंदी की कॉपी में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है। पहले आपको गुजराती फकरा लिखना है और उसके बाद नीचे उत्तर में हिंदी अनुवाद लिखना है। हमारा यह इकाई कच्छ की शेर यहीं पे पूर्ण होता है। आप आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे अभी जो भी दिखाया और समझाया गया है सभी आपको हिंदी की कॉपी में अच्छे से जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है। धन्यवाद।